नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, नायडू बाबू के या तो दिन खराब चल रहे हैं और या फिर मोदी जी से दोस्ती बड़ी महंगी पड़ रही है। बल्कि यूं कहूं कि मोदी के चक्कर में नायडू की राजनीति चौपट होती जा रही है। एक के बाद एक उनका जो वोट बैंक है वो हाथ से निकल रहा है। अब कुछ ही दिन पहले नायडू बाबू का जो स्टैंड था वक्फ बिल को लेकर, उससे मुस्लिम इतने नाराज हुए कि उन्होंने नायडू का बॉयकॉट ही कर दिया और एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक जो नायडू को वोट देता था वो उनके हाथ से निकल गया। बल्कि मुसलमान तो अब नायडू को घर के बाहर ही गद्दार कह रहे हैं, सचिवालय के बाहर ही उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और इधर एक नई मुसीबत आई है और ये मुसीबत भी वोट बैंक को लेकर है, जिसने नायडू बाबू की आजकल नींद हराम कर दी है। अब दोस्तों, ये जो नई मुसीबत है मिस्टर नायडू की, ये किसानों को लेकर है और अगर एग्जैक्टली कहूँ तो मछुआरों को, फिशरमैन को लेकर लाखों लाख मछुआरे आंध्र प्रदेश में वो मिस्टर नायडू से बेहद खफा हैं, आग बबूल हैं आजकल। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने, मिस्टर ट्रंप ने, जी हाँ, मोदी जी के दोस्त मिस्टर ट्रंप ने आंध्र प्रदेश में या भारत में जो मछली और सी फूड ये जो एक्सपोर्ट होते थे उस पर भारी टैक्स लगा दिया, भारी कस्टम ड्यूटी लगा दिया। और यकीन मानिए, आंध्र प्रदेश का जो मछुआरा है, जो फिशरमैन है, वो हर साल एवरी ईयर यूएस को, यूनाइटेड स्टेट्स को 20,000 करोड़ रुपए का सी फूड मछली निर्यात करता था। और अब इतना ज़्यादा टैक्स लग गया है कि ये धंधा चौपट होने वाला है। आप कह सकते हैं कि अरबों रुपए की चोट लगने जा रही है आंध्र प्रदेश के मछुआरों को या किसान तबके को। अब ये जो फिशरमैन है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नायडू बाबू का एक बड़ा वोट बैंक है। और आप कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरिया है, जो समंदर से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर नायडू की पार्टी टीडीपी को ये जो मछुआरा है दिल खोल के वोट देता था और अब यही नाराज है। अब दोस्तों, जब बात रोजी रोटी की आ गई तो लाखों लाख जो मछुआरे थे कहीं ना कहीं वो भी विचलित हुए। और ऐसा कहते हैं कि जो फिशरमैन हैं उनके जो तमाम बड़े यूनियन हैं, उनके जो फेडरेशंस हैं, उनके जो एसोसिएशंस हैं मछुआरों के, उन्होंने दबाव डालना शुरू किया मिस्टर नायडू को, जिनको वो वोट देते हैं कि साहब निजात दिलाइए इससे, अब मरता क्या ना करता। तो आखिरकार मिस्टर नायडू जो हैं अपने दोस्त मोदी जी की शरण में आ गए और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस देखेंगे, बाकी अखबार देखेंगे तो नायडू बाबू ने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री मोदी को और उनसे रिक्वेस्ट की कि कृपया आप अपने दोस्त ट्रंप को समझाइए, ट्रंप पर प्रेशर डालिए और आंध्र प्रदेश के जो लाखों लाख मछुआरे हैं इनको मुक्ति दिलाइए, ये टैक्स माफ करिए, जो टैक्स लगा दिया है पहाड़ जैसा, इसको माफ कराइए तुरंत, वरना आंध्र प्रदेश में मछुआरा कंगाल हो जाएगा। अब असलियत यह है कि मछुआरा भी कंगाल हो रहा है और नायडू बाबू का वोट बैंक भी कंगाल हो जाएगा, उस पर भी असर पड़ेगा। अब दोस्तों, अगर आप इस प्रॉब्लम को देखेंगे तो वाकई बड़ा सीरियस मामला है, क्योंकि सरकारी आंकड़े बताते हैं 2023 और 2024 के मेरे पास आंकड़े हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश ने 2023-24 में यूएस को, अमेरिका को 2.36 बिलियन डॉलर का सी फूड, मछली जिसमें झींगा, श्रिम्प सबसे ज़्यादा है, वो एक्सपोर्ट करी। आप कह सकते हैं अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूं तो ये रकम बैठती है 19,735 करोड़ रुपए से ज़्यादा। आप कह सकते हैं 20,000 करोड़ रुपए सालाना का मामला है। अब ये अगर धंधा चौपट होगा तो नायडू बाबू की नींद तोड़ ही जाएगी, क्योंकि जो किसान हैं और खासकर जो मछुआरे हैं उनकी घेराबंदी बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, जो बिग क्वेश्चन है कि क्या मोदी जी नायडू बाबू की मदद करेंगे, जिनकी बैसाखियों पर मोदी जी की सरकार चल रही है? क्या मिस्टर मोदी अपने दोस्त, कथित दोस्त मिस्टर ट्रंप को फ़ोन लगाएंगे और कहेंगे कि भाई अगर किसी पर टैरिफ कम नहीं कर रहे, अगर दवा पे कम नहीं कर रहे, स्टील पर कम नहीं कर रहे, तो कम से कम सी फूड और फिश पर, मछली पर, सी फूड पर ही टैरिफ कम कर दीजिए या खत्म कर दीजिए? ऐसा क्या वो मिस्टर ट्रंप से कहेंगे? और क्या अगर ट्रंप
मोदी जी की बात नहीं मानते, मना कर देते हैं, जैसा कि उनका अड़ियल रवैया दिख रहा है, जैसी उनकी जिद बता रही है। अगर ट्रंप नहीं मानते मोदी की बात, तो फिर ये जो 20,000 करोड़ का जो सालाना नुकसान हो रहा है मछुआरों का आंध्र प्रदेश में, या आप कहें कि मिस्टर नायडू के वोट बैंक का जो नुकसान हो रहा है, ये 20,000 करोड़ रुपए की भरपाई कौन करेगा? क्या मोदी जी कोई आर्थिक पैकेज देंगे नायडू को कि भाई ये पैकेज लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए, जब तक हम टैरिफ कम नहीं कराते, जब तक एक्सपोर्ट हमारे फिर से स्टार्ट नहीं होते? क्या कोई पैकेज देंगे? और अगर पैकेज नहीं देते तो फिर नायडू बाबू के पास विकल्प क्या है, चारा क्या है? क्या ये एक बड़ा वोट बैंक, क्या मुस्लिम वोट बैंक की तरह एक और वोट बैंक उनके हाथ से निकल जाएगा? और क्या राजनीति जो है मिस्टर नायडू की, वो मोदी के चक्कर में और चौपट हो जाएगी? वो राजनीति जो कहीं ना कहीं वोट बैंक पर फलती फूलती है। अब दोस्तों, मसला तो वाकई बड़ा पेचीदा है, क्योंकि एक तरफ नायडू की राजनीति चौपट हो रही है, और नायडू अगर निकलते हैं मोदी के दामन से तो मोदी की राजनीति चौपट हो रही है। तो आप कह सकते हैं छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, नुकसान तो एनडीए का ही दिख रहा है। अब इसमें क्या ट्रंप कोई राहत देते हैं? क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मामला 500 करोड़ या 1000 करोड़ का नहीं है, मामला 20,000 करोड़ रुपए सालाना का है। और एक बड़ी, आप कह सकते हैं एक बड़ी फार्मर कम्युनिटी, उस पर सीधे चोट लग रही है, उसके धंधे पर, उसकी रोजी रोटी पर। इसलिए मसला पेचीदा है। अब इसमें होने क्या आगे जा रहा है? अब क्योंकि मामला कहीं ना कहीं अर्थ से भी जुड़ा है, राजनीति से भी जुड़ा है, तो मैंने आज प्रोफेसर अखिल स्वामी को न्योता दिया कि आप आइए भाई, एक्सप्लेन करिए कि इसमें आगे होने क्या जा रहा है। क्या कोई सॉल्यूशन है मिस्टर मोदी के पास? क्या ट्रंप वाकई बात मान सकते हैं, कोई रियायत दे सकते हैं? और रियायत अगर नहीं है तो मोदी के पास क्या हल है इसका? और मैंने आज ये भी उनसे बात करी, प्रोफेसर साहब से मैंने ये भी पूछा, क्योंकि इत्तेफाक है कि जब बात अर्थ की चली है, पैसे की चली है, तो आज कांग्रेस का अधिवेशन था अहमदाबाद में, दूसरा दिन था, और राहुल गांधी ने वहां कहा कि ट्रंप धज्जियां उड़ा रहे हैं और एक आर्थिक तूफान भारत को घेरता चला जा रहा है और मोदी जी मुंह छिपा रहे हैं। तो वाकई फिनेंशियल स्थिति और कितनी खराब होगी? नायडू बाबू की तो खराब हो ही रही है, कि पूरे हिंदुस्तान की, हमारी आपकी भी चौपट होने जा रही है आर्थिक स्थिति। मुझे लगता है बहुत वाजिब सवाल है और बहुत आसानी से इसको प्रोफेसर साहब ने समझाने की कोशिश करी है। थोड़ा सा गौर से सुनिए, नायडू की भी तस्वीर क्लियर होगी, मोदी की भी होगी, ट्रंप की भी होगी, हमारी आपकी भी तस्वीर, कम से कम पैसे को लेकर आगे हालात क्या बनने जा रहे हैं भारत के। श्रीलंका तो नहीं बनने जा रहे हैं। इस बातचीत को ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट बातचीत है। प्रोफेसर साहब, अगर आप कह रहे हैं कि अगर 20,000 करोड़ रुपए सालाना, एवरी ईयर 20,000 करोड़, इतनी बड़ी रकम अगर ट्रंप के चक्कर में, और ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगा दिया है, कस्टम ड्यूटी लगा दी है, अगर किसान नहीं भेज पा रहा या मछुआरे नहीं भेज पा रहे हैं, और उसमें लाखों लोग हैं, लाखों वोटर हैं जिसमें नायडू बाबू के, तो क्या 20,000 करोड़ की भरपाई नहीं कर सकते मिस्टर नायडू? भाई, आंध्र प्रदेश तो बड़ा स्टेट है, या कहीं ना कहीं कमर टूट जाएगी मिस्टर नायडू की, और वोट बैंक भी? देखिए दीपक जी, पूरी तरह से इसलिए कमर टूट जाएगी क्योंकि आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी किस चीज पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है इस कम्युनिटी के ऊपर, फिशरमैन कम्युनिटी के ऊपर, जो कि जिसके लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, और उसके लिए उसकी अर्थव्यवस्था की भरपाई आप कैसे करेंगे? विकल्प क्या है आपके पास? क्योंकि इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है क्योंकि एक तो होता है कि आपकी 2% की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, एक है 10% का कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, ये वो कम्युनिटी है जो गरीब कम्युनिटी है, जो संघर्ष करने वाली कम्युनिटी है, जो बिल्कुल बॉर्डरिंग एरियाज के अंदर, इनकी इकोनॉमी का स्ट्रांग होना आंध्र प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और ये चंद्रबाबू नायडू का बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है, बहुत बड़ा वोटर बेस है। तो असली मुद्दा यह है कि जो ऐसी कम्युनिटी जो कि पूरे सी एरिया में फैली हुई है और करोड़ों की संख्या में है, और उसकी इकोनॉमी इसी बात पे डिपेंडेंट है। अब सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर आप फिशरमैन होते और आपकी मछली बिकनी बंद हो जाती, तो मछली का कितना खा लेते, और खा लेते तो उसका पैसा कैसे आता, आपका घर के खर्चे कैसे चलते, बच्चों को कैसे आप पढ़ाते? तो देखिए, इसका भरपाई तो तब होगी ना जब कहीं आपकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम आपकी बढ़ नहीं रही और अचानक इतना बड़ा झटका आपको लग गया। तो अर्थव्यवस्था आंध्र प्रदेश की, चंद्रबाबू नायडू की, उनका जो सबसे बड़ा, उनकी सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ये जो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा ड्राइवर था,
आंध्र प्रदेश की जी इकोनॉमी का बहुत बड़ा ड्राइवर था ये फिशरमैन कम्युनिटी, और उनका ये जो प्रोड्यूस था जिसको एक्सपोर्ट जी करते थे। अच्छा, इससे डॉलर भी अर्न होते थे, क्योंकि जो चीज आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे डॉलर अर्न होते हैं, डॉलर अर्न होते हैं तो रुपया मजबूत होता है, रुपया मजबूत होता है तो इकोनॉमी। तो मतलब एक तरह से भाई, जिस स्टेट की इकोनॉमी किसी चीज पे डिपेंडेंट हो और उस पर इतना बड़ा आघात ये इससे लग जाए, अगर टैरिफ से लग जाए, तो इकोनॉमी को उबारने के लिए विकल्प क्या है आपके पास? चलिए एक और सवाल पूछ लेता हूं, उसके बाद मैं जरा राहुल गांधी के मामले पे भी आना चाह रहा हूं। आज बहुत बड़ा बयान दिया, लेकिन एक सवाल फिर मैं जरा नायडू वाला ही करना चाह रहा हूं। ठीक है, मान लिया कि भाई नायडू जी का मुस्लिम वोट बैंक उसमें सेंध लग गई, मुसलमानों ने तो पूरी तरह से वक्फ बोर्ड में जिस तरह से उनका सब गद्दारी करी हमारे साथ। नायडू ने हमें रोजा का इफ्तार कराया, उसके बाद ईदी भी हमको दी, और उसके बाद धोखा कर गए 2 दिन के बाद। तो मुसलमान तो चला गया। अगर ये 20,000 करोड़ रुपए का मामला है साल का, यानी अगर 5 साल में देखूं तो 1 लाख करोड़ रुपया हो गया। अब मछुआरों को अगर राहत नहीं दिला पाए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी मिस्टर नायडू के लिए। मेरा सवाल ये है कि क्या जिस तरह से नायडू ने चिट्ठी लिखी मोदी की और मोदी पर दबाव बनाया, क्या मोदी वो दबाव ट्रंप पर बना सकते हैं, ट्रंप से बात कर सकते हैं कि भैया हमारी जो बैसाखी है फंस गई है, ट्रंप साहब ये बैसाखी हमारी जो है रूठ जाएगी, पहले ही से रूठी हुई है वक्फ वाले मामले में, अब और रूठ जाएगी। क्या मोदी इस मामले को हल कर सकते हैं, या आपका जहन कहता है कि बड़ा मुश्किल है ट्रंप को इस मामले में सेट करना, इस मामले में कंप्रोमाइज करना, या इस मामले में कोई सॉल्यूशन निकालना, ये मोदी के लिए बड़ा मुश्किल है? देखिए दीपक जी, पहली बात तो ट्रम्प साहब को आप भी जानते हैं, उनकी पॉलिसी को आप भी जानते हैं, वो विड्रॉ करने वाली चीज नहीं है। जो निर्णय उन्होंने लिया, अच्छा चाइना भी अपना अलग टैक्सेस बढ़ा रहा है, सब लोग बढ़ाने में एक वॉर छिड़ी हुई है। और जिस समय वॉर छिड़ी हुई है, अब पहली बात तो यह है कि आंध्र प्रदेश की समस्या से अगर मोदी जी पे प्रेशर है तो डोनाल्ड ट्रंप उनकी बात क्यों माने? वो तो अपनी देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्र बाबू नायडू हो सकता है, ये मुझे शक है, क्योंकि वक्त बिल पे वो समझ गए हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी उनके बिल्कुल खिलाफ हो गई है, तो सपोर्ट विड्रॉ करने से पहले वो ये अपनी देश की, अपने प्रदेश की जनसंख्या को, जनता को ये बताना चाहते हैं कि मैंने नहीं विड्रॉ किया था सपोर्ट, मैंने आपके हित के लिए सपोर्ट किया था, लेकिन जब आप जैसी फिशरमैन कम्युनिटी जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है उस पर आघात हो रहा है, तो इसलिए मैं सपोर्ट विड्रॉ कर रहा हूं। तो ये हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू की एक प्रेशर टैक्टिक्स मोदी जी पे हो, और इसलिए कि अगर आप हमको सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आई कैन विड्रॉ द सपोर्ट। समझ गया, मतलब आप कह रहे हैं कि नायडू बाबू दबाव डाल सकते हैं, लेकिन मोदी के पास इस मर्ज का इलाज नहीं है, क्योंकि जिद्दी ट्रंप को समझाना नामुमकिन है, ये है कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। अब मेरा दूसरा सवाल, आज राहुल गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन में अहमदाबाद में साबरमती के किनारे उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि साहब जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और ये टैरिफ हमारे ऊपर लग गए और मुंह छुपा रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी का कहना है कि एक आर्थिक तूफान आ रहा है, स्टॉर्म, तूफान आ रहा है हर तरफ से। क्या ये बात सही है? कि क्या प्रोफेसर साहब आप तो इस तूफान के एक्सपर्ट हैं, आर्थिक तूफान के, क्या वाकई तूफान आ रहा है जो राहुल गांधी कह रहे हैं, या एक ये राजनीतिक बयान है? इसमें कितनी सच्चाई है मैं जानना चाह रहा हूं। आम आदमी के लिए कौन सी मुसीबत आने वाली है? देखिए, 100% जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो बात सच है, ये राजनीतिक बयान नहीं है, ये वास्तविकता है। और यही बात हम लोग भी कह रहे हैं। हम देश की जनता से बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र को समझना शुरू कीजिए, मुद्दों को समझना शुरू कीजिए। और मुद्दे आज के तारीख में ये हैं कि जो आंख मूंद के शुतुरमुर्ग की तरह हम बैठ गए हैं और हम ये सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहा, जनता उसको मान रही है, गलत है। राहुल गांधी 100% जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, आज ही हॉटमेल के फाउंडर सबीर भाटिया ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो ये जीडीपी कैलकुलेशन है भारतवर्ष के अंदर, ये फॉल्टी है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। देखिए, गलत आंकड़े दे रही मोदी सरकार, गलत आंकड़े दे रही है। अभी तक ये चाइना के बारे में कहा जाता था, चाइना के बारे में कहते थे कि वो जीडीपी आंकड़े, उनके सारे आंकड़े विश्वसनीय नहीं है। सबीर भाटिया ये कहते हैं, हॉटमेल के फाउंडर, कि ये भारतवर्ष की जो जीडीपी के आंकड़े हैं गलत है। क्योंकि आप देखिए, कार सेल्स कम हो रही हैं, स्कूटर सेल्स कम हो रही हैं, मोटरसाइकिल सेल्स कम हो रही हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग कंजम्पशन कम कर रहे हैं। अगर कंजम्पशन कम कर रहे हैं और हर चीज की परचेज कम हो रही है,
और मिडिल क्लास जो है सिकुड़ता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो आपकी जीडीपी कैसे बढ़ रही है? अगर आप कह भी रहे हैं 6% से बढ़ रही है, तो ये पिछले 10 साल के अंदर जो जीडीपी बढ़ी है डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने की एवरेज जीडीपी से तो कम है। और आपने क्योंकि जीडीपी के जो कैलकुलेशन का तरीका है उसको चेंज कर दिया। भाई अपने हिसाब से बेस चेंज कर लेते हैं, अपने हिसाब से तरीका चेंज कर लेते हैं और जीडीपी को ज्यादा, लेकिन जो मर्ज है अगर आप उसको समझेंगे नहीं तब तक आप उसका इलाज कैसे करेंगे? अगर आप इस वास्तविकता को पहचानेंगे नहीं कि जो टैरिफ ट्रंप ने लगाए हैं, अच्छा पूरा विश्व, हर देश इस पे सचेत है, चाइना सचेत है, कनाडा भी कर रहा है, मैक्सिको भी कर रहा है, यूरोप भी कर रहा है, केवल भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो ये दिखा रहा है जैसे उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आया। लेकिन जो पहला इंपैक्ट आज आपने बताया कि आंध्र प्रदेश के फिशरमैन जो दिखा रहे हैं, इसका मतलब आघात बहुत बड़ा है। धीरे धीरे आपको खबरें मिलेंगी हर इंडस्ट्री पे, अभी डायमंड इंडस्ट्री पे आएगा, लेदर इंडस्ट्री पे आएगा, फार्मा, दवाई पे टैक्स लग रहा है बहुत ज्यादा, दवाई पे आएगा, मार्जिन कम हो जाएंगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, आईटी इंडस्ट्री पे आएगा। अब आप देखिए आईटी के शेयर 15% गिर गए पिछले 4-5 दिन के अंदर। आईटी इंडस्ट्री पे सबसे, तो आईटी ही सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। तो अभी तो धीरे धीरे आपको पहला संकेत मिला है। आप दीपक जी देखिएगा, रोज आपको इसी बारे में कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे कि हर इंडस्ट्रियल सेक्टर किस प्रकार से कराएगा। अभी तो इन्होंने सेक्टर्स को, इंडस्ट्रीज को, कॉर्पोरेट्स को दबा के उनकी आवाज को कम किया है, लेकिन वास्तविकता जो राहुल गांधी कह रहे हैं बिल्कुल सच है। कुछ दिनों में आपको असली पिक्चर दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी। एक सवाल पूछूं प्रोफेसर साहब, क्योंकि आप तो पूरे दुनिया भर की जो है बाजार, उस पर आपकी स्टडी है, रिसर्च। ऐसा तो नहीं है कि भारत का हाल ऐसा हो जाए जैसे कुछ बरस पहले टर्की का हो गया था, ग्रीस का हो गया था, या श्रीलंका का हो गया? श्रीलंका या पाकिस्तान जैसा हाल तो नहीं होगा अगर यही हालात रहे? अगर सरकार ने कड़े कदम नहीं उठाए तो क्या 1-2 साल में भारत की हालत, माली हालत बहुत बदतर हो जाएगी? ऐसा तो नहीं कि श्रीलंका जैसे सपने हमें भी देखने को मिले? देखिए, अगर सरकार नहीं चेती, अगर सरकार ने असली समस्याओं का अभिज्ञान नहीं किया और उसका सॉल्व करने का प्रयास नहीं किया, वैसी स्थिति बहुत जल्दी आ सकती है। उसका कारण यह है, देखिए कारण यह है, आपने भी सुना है कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने कहा मुझे आंख दिखाई पड़ रही है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप असली चीज को देख ही नहीं रहे, समस्या को देख ही नहीं रहे, उसको इग्नोर कर रहे हैं। आप आंख मूंद के बैठ गए, आप कहीं और भटका रहे हैं लोगों को, और जनता भी भटक रही है। तो असली इस समय तो विपक्ष को, सत्ता पक्ष को, देश के सारे अर्थशास्त्रियों को, सबको एक साथ बैठ के इस बात का चिंतन करना चाहिए कि बाकी मुद्दों को छोड़ो, लेट अस ओनली डिस्कस एज टू हाउ द नेशन शुड कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस। उसके बारे में किसी का कोई पॉइंट ही नहीं है, नोबडी इज डिस्कसिंग। कहीं आप थाईलैंड घूम रहे हैं, कहीं श्रीलंका घूम रहे हैं, अडानी जी के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जो असली मुद्दा है, जो देश के सामने मुंह बाए खड़ा हुआ है, देश के युवाओं के साथ खड़ा हुआ है, बेरोजगार युवाओं के साथ खड़ा। अच्छा, एक और शब्द जो आपने यूज किया, आपने कहा कि ये जो महंगाई बढ़ रही है, देखिए एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ जीडीपी गिर रही है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। बड़ी खतरनाक स्थिति है। स्टैगफ्लेशन मतलब दोनों, देखिए होता क्या है कि मान लीजिए महंगाई बढ़े, जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई बढ़ने से दाम जो है, मतलब अगर डिमांड सप्लाई का अगर खेल है, डिमांड बढ़ेगी दाम बढ़ेंगे, डिमांड कम होगी दाम कम होंगे। तो जो पहले मैं बात कह रहा था कि अगर लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है तो, और मार्केट में लोग परचेज कम कर रहे हैं, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, इसके बावजूद महंगाई बढ़ रही है, इसका माने दोनों तरफ से आप घिरे हुए हैं इस समय। जब तो यहां पे देश की आर्थिक स्थिति फंस गई है। आप स्टैगफ्लेशन में, यही स्थिति अमेरिका के अंदर है, लेकिन कम से कम वो सचेत है, दे आर ट्राइंग कि इस चीज से बाहर निकला जाए। चाइना इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, सारा फोकस उनका उस चीज पे है, हमारा फोकस इस चीज के अलावा हर चीज पे। तो उस समस्या जो आपने कहा श्रीलंका वाली स्थिति आ सकती है अगर हम चेते नहीं। राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि ये क्राइसिस आने वाली है, इसके प्रति सचेत हो जाइए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ही इज ऑल्सो नेशनल, वो भी एक इंडियन है, हम भी इंडियन है, मोदी जी भी इंडियन है, निर्मला सीतारमण भी इंडियन है। भारत के प्रति ही हम सबकी अगाध श्रद्धा है। सबको मिलकर भारतवर्ष के लिए, देश के लिए सोचना चाहिए। इसमें कोई विपक्ष नहीं है, कोई विपक्षी नहीं है, किसी प्रकार का कोई बतातर नहीं। जी, बड़ी बातें कही, 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेसर साहब ने कही। एक तो दोस्तों इन्होंने ये कहा कि भाई अगर हम चेते नहीं, अगर हम अलर्ट नहीं हुए,
अगर ये जो खतरे की घंटी बज रही है ये मोदी जी को थाईलैंड के दौरे में या श्रीलंका के दौरे में सुनाई नहीं पड़ रही, तो फिर भारत एक मुसीबत की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर हमारी स्थिति श्रीलंका जैसी भी हो सकती है, जहां डबल रोटी खरीदने के लाले पड़ जाएं, 1 लीटर तेल डलवाने के गाड़ी में लाले पड़ सकते हैं, ऐसी स्थिति आ सकती है। और दूसरा कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है एकदम सही कहा है, क्योंकि चारों तरफ से जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, चाहे ट्रंप के टैरिफ हो या शेयर मार्केट का लुढ़कना हो, रुपए के दाम का वैल्यू का गिरना हो, या हमारे जो है एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हो, हम इंपोर्ट पर निर्भर हो रहे हो, या फिर बेरोजगारी हो रही हो, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में छटनी हो रही हो, कारोबार बंद हो रहे हो, ये जो सारा सिनेरियो है, अगर इस पर सबने मिलकर, राहुल गांधी हैं या मोदी हैं या अमित शाह हैं या ममता बनर्जी हैं, पक्ष है विपक्ष है, सबको साथ बैठना होगा। और इसमें कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर अगर हमने कार्रवाई नहीं करी तो स्थिति बहुत भयावह होने जा रही है। और भयावह दोस्तों किसके लिए होगी? हमारे लिए और आपके लिए। हमारे और आपके घर का बजट ही चौपट होगा इससे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि नायडू बाबू ने कम से कम जिस तरह से चिट्ठी लिखी है, एक चीज तो नायडू बाबू ने बता दी है कि भैया वक्फ बोर्ड में मैं फंस गया था, लेकिन अब मैं फंसने वाला नहीं हूं। क्योंकि अगर अब गर्दन पे फंदा आया नायडू बाबू का, तो एक चीज तय है कि आंध्र प्रदेश उनके लिए जीतना मुश्किल है। क्योंकि एक चीज और बड़ी मौजू कही है प्रोफेसर साहब ने कि एक तरफ मुस्लिम बैंक वोट बैंक हाथ से चला गया, और अब मछुआरा फिशरमैन कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ये भी हाथ से निकल जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति खराब है नायडू के लिए भी है, हमारे आपके लिए। प्रोफेसर साहब आप आए और जिस तरह से आपने रोशनी डाली, बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है साहब, अर्थशास्त्र किसी को समझ नहीं आता। मैं भी आप ही से सीखता हूँ और मुझे लगता है व्यूअर्स भी आपसे बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप आसानी से समझाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच सर।